द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, सोमवार को कल बाजार सेंसेक्स 1300 पॉइंट टूट गया, निफ्टी 300 समथिंग पॉइंट टूट गई और बाजार विश्लेषकों के द्वारा ये विचार व्यक्त किए गए कि चाइना ने स्टिमुलेशन दिया है, उससे मेटल की डिमांड बढ़ेगी, मेटल के शेयर तेज होंगे, चाइना की इकोनॉमी का रिवाइवल होगा और इस तरह से ये बात छोड़ी गई। और सोमवार को, इवन फ्राइडे को भी बाजार में, फ्राइडे ये वेंसडे को आ गया था ये अनाउंसमेंट। चाइना क्या कर रहा है, 2 ट्रिलियन युआन, यानी 2 ट्रिलियन युआन, ये चाइना की बात कर रहे हैं हम। 2 ट्रिलियन युआन मीन्स 240 लाख करोड़ रुपए, यानी भारत की जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड शेयर्स की वैल्यू है उससे करीब आधा मूल्य के बॉन्ड जारी करेगा और इन डॉलर टर्म्स उसकी कीमत होती है 284.43 लाख करोड़, 43 ट्रिलियन बिलियन, 284.43 बिलियन डॉलर। 2 ट्रिलियन युआन, 240 लाख रुपए इंडियन रुपए में वैल्यू, और अमेरिकन जो मतलब डॉलर में डॉलर टर्म्स जो उसकी वैल्यू है 240.43 बिलियन डॉलर, 284.43 बिलियन डॉलर, है ना। अब ये जो जारी करेगा, इसमें जो इनिशियल स्टेज पर जो इंडिकेशन आए हैं वो ये है, पहला यूज होगा फॉर दी अपग्रेडिंग ऑफ द लार्ज स्केल बिजनेस एंड इक्विपमेंट ऑफ चाइना। लार्ज स्केल बिजनेस जो कंपनीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उनका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। इसका मतलब ये अपग्रेडेशन ऑफ द लार्ज स्केल बिजनेस इक्विपमेंट फॉर द रिन्यूअल ऑफ कंज्यूमर गुड्स की डिमांड को रिवाइव किया जाएगा। सेकंड ये है। और थर्ड ये है कि बच्चों को 800 युआन यानी $114 पर मंथ दिया जाएगा विदाउट एनी कंसिडरेशन। 2 हो 3 हो, जितने भी बच्चे होंगे हर घर में, विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ देयर इनकम लिमिट एटसेट्रा, उनके फैमिली मेंबर्स की इनकम को देखे बिना उनको दिए जाएंगे 800 युआन पर डे, यानी $114 पर मंथ, यानी करीब 10,000 रुपीज़ पर मंथ हो गए इंडियन रुपए में। हर बच्चे को दिया जाएगा। वही अमेरिका की तर्ज पर, जैसे अमेरिका ने $1,200 पर मंथ दिया था, $1,200 लमसम दिया था मतलब बच्चों को कोरोना काल के दौरान। उसी का तो परिणाम ये इन्फ्लेशन आया अमेरिका में। तो ऐसी सूरत में ये 3 बातें सामने आई हैं। दूसरा काम ये कर रहा है अमेरिका, ये 2 ट्रिलियन के अलावा, 2 ट्रिलियन बॉन्ड के अलावा 1 ट्रिलियन डॉलर के, 1 ट्रिलियन युआन के सॉवरेन बॉन्ड और जारी कर रहा है। ये होगा टू हेल्प द लोकल गवर्नमेंट्स टू मेक देम कैपेबल टू रिपेयर देयर डेट्स। जो जैसे राज्य सरकारें हैं भारत के अंदर, उसी प्रकार से चाइना में भी राज्य सरकारें होंगी हैं, तो $1 ट्रिलियन उन राज्य सरकारों को दे दिया जाएगा। इस प्रकार से $3 ट्रिलियन के बॉन्ड जारी करके गवर्नमेंट ऑफ चाइना का रिवाइवल करना चाहती है। और किस लिए करेगी ये मैंने कारण बता दिया आपको, अमाउंट बता दिया, खर्चा मेनली। अब भारत के जो हमारे एनालिस्ट महोदय हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब स्टील इंडस्ट्री उठ जाएगी, चूंकि प्रॉपर्टी को मतलब मदद मिलेगी, और स्टील इंडस्ट्री उठेगी चूंकि प्रॉपर्टी में कंजम्पशन बढ़ेगा। अरे भाई वो बढ़ेगा तो भी चाइना में बढ़ेगा, इंडिया में बढ़ेगा क्या वो है? ठीक है, डिमांड के कारण हो सकता है स्टील प्राइसेस थोड़ी उठ जाए, क्योंकि बहुत मर गई थी। यानी आप देखिए पिछले 7-8 महीने के अंदर ये हुआ है, चाइना के अंदर स्टील की प्राइसेस $4300 युआन, डॉलर मुंह में आ जाता है बार बार, 4300 युआन पर टन,
से गिरकर HR कोयल की प्राइसेज 3100 युआन पर टन आ गई थी, यानी 130 रह गई वो तो, और गिर जाती। और तो थोड़ा सा उसमें 3400 युआन पे उसको ले गए कल खींच के, और वो भी स्पेकुलेशन ही है, वो खाली ऑपरेटर्स ले गए हैं उसको, क्योंकि डिमांड कहाँ है, अभी तो कोई डिमांड तो है ही नहीं, अभी तो वो पैसा हाथों में आया कहाँ है, बाजारों में वो पैसा आया नहीं, उसको टाइम लगेगा बाजारों में आने में उस पैसे को। द अराइवल ऑफ दैट मनी विल टेक एट लीस्ट 1 year, विच विल क्रिएट लिक्विडिटी इन द मार्केट, और उसके बाद कोई डिमांड बढ़ सकती है। यानी कि आप देखिए कि रियल्टी का तो कोई मतलब काम ही नहीं उसमें। अभी इन्वेंट्री भरी पड़ी है चाइना के अंदर, रियल्टी की इन्वेंट्री भरी पड़ी है, वो धीरे धीरे खाली होगी। आप देखिए कि भारत के अंदर सन 2014 में जब मोदी सरकार ने राजकाज संभाला था, पदभार संभाला था, उस समय भारत का GDP 4%, GDP ग्रोथ 4% रह गई थी। उसको 7-7.5% लाने में 10 साल लग गए। तो चाइना की जो GDP जो कि इस समय 4.1 है, 4.1 है वो इस समय, वो कैसे माय डियर रातों रात या 2-4-5-10 दिन की आ जाएगी, मतलब 8% 10% हो जाएगी, हो ही नहीं सकती वो। क्योंकि जिस समय चाइना की हाईएस्ट जो GDP रही है वो 15% रही है, 14.2%, 2007 में 14.2% रही है हाईएस्ट GDP ग्रोथ, जो 2023 में 5.2% थी, अभी 4.10% है। तो 4.10% की उस समय 7 में बेस छोटा था, अभी आज 7 यानी कि 17 साल पुरानी बात हो गई। 17 साल के अंदर धीरे धीरे करके चाहे बड़ा बेस तो बढ़ा ही भाई, 17-5-85 डबल तो हो ही गई वो GDP। तो डबल बेस पे 14-15%, 8% देना आसान खेल नहीं है, और वो भी उन हालात में जब चाइना के माल का पूरा विश्व बहिष्कार कर रहा है। चाइना से अमेरिका की कंपनियां, जापान की कंपनियां, यूरोपियन कंपनीज अपना लगेज पैक करके जो फैक्ट्री को वहाँ से वेंड अप करके और दूसरे देशों में जा रही हैं, बहुत सी तो भारत में आ रही हैं। चाइना के माल का जो दूसरे देश जिस माल को बढ़ा रहे हैं, उस माल को चाइना से नहीं ले रहे, उस देश से ले रहे हैं, चाहे महंगाई लेना पड़े। तो ऐसी सूरत में एक टाइम था जब चाइना वाज दी ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ सो मेनी आइटम्स। नाउ दोज आइटम्स धीरे धीरे करके कोरिया बना रहा है, इंडिया बना रहा है, ये यूरोपियन कंट्रीज भी बना रहे हैं। तो इस तरह से उन कंट्री से ले रहे हैं, मतलब चाइना को डिस्करेज कर रहे हैं, डीबार कर रहे हैं चाइना को धीरे धीरे। तो ऐसी सूरत में चाइना का एकदम से रिवाइवल संभव नहीं है, और अगर मनी की लिक्विडिटी नहीं बढ़ेगी, वो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे कुछ असर तो आएगा, मैं ये नहीं कहता असर नहीं आएगा। 3 ट्रिलियन युआन के इन्वेस्टमेंट से वहाँ की इकोनॉमी में करंट आएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, महंगाई आएगी, इन्फ्लेशन आएगा, डिमांड बढ़ेगी। लेकिन किस आइटम की कितनी डिमांड बढ़ेगी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और दूसरी बात बता दूं, चाइना की पॉपुलेशन बढ़ना बंद हो गई। उन्होंने दूसरे मकान के ऊपर भी टैक्स एग्जम्पशन दे दिया कि दूसरा मकान खरीदो, आपको इनकम टैक्स में एग्जम्पशन देंगे उस लोन पर। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज में जो लाखों मकान बने पड़े हैं, लाखों और बने हैं, भाई बन चुके, उसमें तो स्टील कंजम्पशन जो होना था हो चुका। मतलब अब तो नए अगर बनेंगे तो पहले तो वो इन्वेंट्री खाली हो, जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री खाली होगी, जब भी तो कोई नहीं बनाना चालू करेगा, पैसे आएगा। तो उसको खाली होने में बरसों लगेंगे, और फिर डिमांड ये बिक जाएगा। मेरे ख्याल इसी में डिमांड पूरी हो जाएगी। वहाँ क्या पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, वहाँ पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है। जो पॉपुलेशन है उसके पास पर्याप्त सुविधाएं हैं रहने के लिए, पर्याप्त अकोमोडेशन अवेलेबल है उनको। तो देयर विल बी ए स्लोअर डिमांड, वेरी स्लो डिमांड, कुछ ना कुछ तो रहती है। आज आप देखिए चाइना में अभी भी ये थोड़ी एक मकान को एक भी नहीं बिकता, बिकते ही हैं कुछ तो मकान। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज में कारखानों का भी रिवाइवल होने में टाइम लगेगा, प्लान बनेगी, कोई कंपनी को पैसा मिलेगा, कुछ की टर्म्स एंड कंडीशंस तय होंगी, लोन मिलेंगे, वो कंपनी वायबिलिटी टेस्ट करेगी, उसके बाद उस प्लांट का मॉडर्नाइजेशन करेगी, उसके अंदर स्टील की आवश्यकता होगी। रातों रात ऐसा हो जाता है क्या सब स्टील के अंदर 10% की तेजी ला दी जैसे इन्होंने। मतलब टाटा स्टील जो 153 रुपये था उसको 168 रुपये टिका दिया ले जा करके। JSW ये ऑलरेडी बहुत महंगे थे, इसलिए ये ज़्यादा नहीं उठ पाए हैं। JSW स्टील, जिंदल स्टील ये महंगे थे ऑलरेडी, इसलिए नहीं हो पाए ज़्यादा, है ना। तो ये सट्टेबाजी है अभी दोस्तों। किसी भी चाइना के नाम पर अभी कोई इतनी तेज़ी में। अच्छा दूसरी बात है,
जो 10,000 करोड़ का माल बेचा है FIs ने कि साहब ये पैसा अमेरिका में जाएगा। मैं नहीं समझता कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट के लिए बेचा उन्होंने। अमेरिका का जो हाईएस्ट पी रेशो था वो मैं बताता हूँ आपको। हाईएस्ट पी रेशो था 29.1, 2009 में था ये पी रेशो, और आज कितना है ये पी रेशो। और चाहे फिर सन 2014 में 9.59 पे गया, जो वहीं पड़ा रहा है। मतलब अभी 3-4 दिन पहले तक भी वहीं पड़ा रहा, 9, 9.5, 10, 9.5, 10, 10.5 इस तरह चलता रहा। क्यों? ग्रोथ नहीं थी इकोनॉमी में। इकोनॉमी वाज ऑन द डिक्लाइनिंग ट्रेंड, जैसा यूपीए सेकंड के टाइम हुआ था भारत में का 8% से GDP गिरती चली गई, 4% पे आ गई थी। तो अभी वो 13% आ गई है इस अनाउंसमेंट के कारण। तो माय डियर सर, 30% का जंप तो ऑलरेडी आ गया, विदाउट एनी ग्रोथ एंड विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन, विदाउट एनी क्रिएशन ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट। हाउ इट इज पॉसिबल? आज चाइना, आज जो FI मान लो खरीदते भी हैं तो इन रेटों में कैसे खरीदेंगे जी? वो इनको बढ़ी हुई रेट पे वो इंतजार करेंगे। और जैसे स्टील की प्राइसेज इंडिया में बढ़ी भी, स्टील शेयर्स की प्राइसेज वो गिर गई वापस। आज 2-3 दिन का खेल था वो, फ्राइडे, मंडे, और आज गिर गई। मतलब अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दीज आर नथिंग बट बिफोलिट टैक्टिसेस टू दी स्मॉल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर को सब लूट ले जाना चाहते हैं इन फाइन कोलैबोरेशन विद द मीडिया एंटरप्राइजेज, मीडिया पीपल्स। मैं ये नहीं कहता मीडिया के लोग बेईमानी कर रहे हैं। मीडिया के लोगों को तो जो बाजार के जो एनालिस्ट वगैरह है या मैनेजमेंट्स हैं या ब्रोकरेज कम्युनिटी है, उन्होंने जो कह दिया वो कर दिया, उन्होंने खत्म किस्सा है। हो सकता है उनको ज्ञान ही नहीं है बेचारे, उनका तो काम न्यूज़ देना है, जो आई जो छाप दी बता दी, मतलब बाजार में। दे आर जस्ट लाइक माइक। तो ऐसी सूरत में दोस्तों एकदम भावुक मत होइए कि भारत तो बर्बाद हो जाएगा। भारत की GDP मौजूद है, 8-7% की GDP है, ये 9% भी हो सकती है GDP। अगर हमारा सेमीकंडक्टर चिप्स के प्लांट लग जाते हैं, अगले 3 साल में प्रोडक्शन में आ जाते हैं, और ग्रीन हाइड्रो के प्लांट आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कोई प्रोग्रेस कर जाते हैं, ग्रीन एनर्जी के अंदर हमारा करीब 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है अगले 10 साल में, उसमें अगर अगले 3-4 साल में 5 लाख करोड़ का भी हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो हम आप समझ लिए 10% के GDP पे पहुंच जाएंगे। प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों बढ़ेंगे, गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगी, वो री इन्वेस्ट होगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हो, चाहे इंसेंटिव पर हो, चाहे सोशल सर्विसेज पर हो। वो पैसा खर्च होके बाजारों में आएगा, फिर रीजनरेट होगा, फिर टैक्सेस बढ़ेंगे, इस तरह साइकिल बढ़ेगी। तो 10% GDP इज वेरी एक्सपेक्टेड आफ्टर ए पीरियड ऑफ 2-3 years इफ द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस इन इंडिया। इसलिए आप ये मत घबराइए कि भारत तो बैठ जाएगा, चाइना पनप जाएगा। चाइना पनप नहीं सकता। चाइना का पूरा जमाना दुश्मन है। कारण क्या है कि चाइना विश्व में अशांति पैदा करने का प्रयास करता है, इसलिए अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, जापान है, ये सब चाइना से सावधान है। दे आर मेकिंग ए डिस्टेंस फ्रॉम चाइना। और थोड़ा बहुत तो चेंजेज आ सकते हैं। और दूसरी बात है, आप उसके नेगेटिव्स कितने हैं माय डियर, सुनिए बाप। आज किसी कंपनी को फ्री में तो देंगे नहीं। ये जो बॉन्ड रेज कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ चाइना रेज करेगी या वहाँ का सेंट्रल बैंक रेज करेगा, तो ये कोई फ्री में तो बांटेगा नहीं पैसे इंडस्ट्रिस्टों को। कोई भी कंपनी उससे उधार लेगी, ब्याज पे लेगी, तो ब्याज का बर्डन लेते समय कोई कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट की वायबिलिटी तो चेक करेगी। तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। कब तो प्रोजेक्ट लगे, कब उन्होंने लोन लिया, कब उसका प्रोडक्शन आया, कब डिमांड बढ़ी वहाँ के बाज़ारों में, नॉट सो ईजी। ये कंज्यूमेबल आइटम, गारमेंट की डिमांड बढ़ जाएगी, बच्चे खरीदेंगे, पैसे मिलेंगे, तो टॉफ़ी, चॉकलेट है, बिस्किट है, बियर है, दीज थिंग्स डिमांड विल इंक्रीज। इसमें कोई उसका इंडिया से कोई संबंध नहीं है। वहाँ का खान पान सब अलग है। वो खाते हैं पता नहीं क्या क्या, कीड़े मकोड़े ये सब खा जाते हैं, नॉन वेज बुरी तरह खाते हैं। दीज आर इररिलेवेंट थिंग्स। मतलब तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज दोस्तों मेरे हिसाब से आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। रहा सवाल जापान का, जापान के अंदर जो 0.25% रेट पहले बढ़ाई थी, उससे एक दिन में तूफान आ गया, फिर वो कवर हो गया। कल फिर तोड़ा बाजार को साहब नया प्राइम मिनिस्टर आया, वो ब्याज की रेट बढ़ाएगा महंगाई कंट्रोल करने के लिए। कुछ भी नहीं बढ़ाएगा, कुछ नहीं बढ़ाएगा, 0.25% बढ़ाएगा। क्या अमेरिका का जो नया जो प्राइम मिनिस्टर आया है उसको वहाँ की ग्रोथ की चिंता नहीं है क्या?
वो ग्रोथ की कॉस्ट के ऊपर ब्याज बढ़ाना चाहेगा क्या? इन्फ्लेशन पूरी वर्ल्ड में कंट्रोल में आ रहा है, वहाँ भी आ जाएगा कंट्रोल में। सप्लाई साइड बढ़ा दीजिए, इट विल बी अंडर कंट्रोल। मैं आपसे बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए जापान से भी कोई नहीं, ये तो सब ऑपरेटर्स के मार्केट में झटके हैं और उसके साथ कारणों की माला पहना देते हैं, उसको माल्यार्पण कर देते हैं और जो इन्वेस्टर है भोला भाला वो चक्कर में आ जाता है। जो डिलीवरी उठा करके मीडियम और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको 1% भी घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज इंडिया इज ऑन द स्प्री ऑफ मेकिंग ए वेरी मासिव इन्वेस्टमेंट इन alternate energy, defense, electric vehicles, green hydro and semiconductor chips and other electronic items। तो बट नेचुरल है दूसरे इन्वेस्टमेंट उसके साथ होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हर साल। 10.5 लाख करोड़ रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोविजन है बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो रेल और रोड दोनों पे खर्च होता है। रेल, रोड, इरिगेशन एंड पावर में कहीं कहीं कुछ सब्सिडीज हैं, कोई इंसेंटिव्स हैं जो हैं वो हैं उस हिसाब से। और जो PLI स्कीम का इंसेंटिव आएगा बाज़ारों में वो घूम फिर के सरकार के पास पहुंचेगा इन दी फॉर्म ऑफ टैक्स। तो कोई ऐसा कुछ नहीं है कि साहब भारत में तो इन FI भग जाएंगे, कोई FI नहीं भगेगा। उनके पास पैसे की कमी है क्या? वो चाइना में करना चाहेंगे, चाइना में भी कर देंगे, इंडिया में भी कर देंगे, दोनों में कर देंगे। आप देखिए 2-4 लाख करोड़ रुपया उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। 400 लाख करोड़ रुपया वहाँ की एक कंपनी का, अमेरिकन कंपनी का एक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एनवीडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन एक साल में 80,000 करोड़ रुपए से बढ़ के 3 लाख करोड़ रुपया हो गया, 300 लाख करोड़ रुपया हो गया। एप्पल का मार्केट कैपिटलाइजेशन माइक्रोसॉफ्ट का है, अमेजोन का है, टेस्ला का है, दे आर वेरी रिच। तो जहाँ एक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन उनको 2-5 लाख करोड़ रुपया इंडिया में, 2-5 लाख करोड़ रुपया चाइना में लगाने में क्या दिल लगी, क्यों तो निकालेंगे। तो ये तो सब उनके दाव पे चेक। सब 10,000 का खरीदा भी था एक दिन उन्होंने, 8-7 दिन पहले एक दिन 10,000 का खरीदा भी था। फिर पिछले 3 महीने में 86,000 करोड़ का माल उन्होंने खरीदा। नेट बायर है वो, मतलब लास्ट 90 डेज में। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज हाउ वी कैन से एक रिटेल इन्वेस्टर को बेचारे को डराने के लिए, ताकि रेटों को तोड़ दो, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए और वो घबरा के बेच देवे, ले ला जाओ। इसलिए दोस्तों ठोस इन्वेस्टमेंट करो, अच्छे शेयरों में इन्वेस्टमेंट करो, फंडामेंटलिस्टों में मेरे वीडियोस देखिए, उससे कुछ सीखिए, समझने की कोशिश कीजिए। एक महानुभाव ने लिखा है मेरे लिए वीडियो में, मैसेज में, कि यू आर नॉट कॉम्पिटेंट फॉर दिस जॉब। तो मैंने उनसे लिखा है कि आई एम नॉट डूइंग एनी जॉब, आई एम सर्विंग द पीपल विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी चार्ज। और मैं उनसे ये सवाल कहता कि श्रीमान जी आप ये बताइए, हु आर यू टू इशू द सर्टिफिकेट ऑफ ऑन इनकॉम्पिटेंसी टू मी? यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू इशू सच टाइप ऑफ सर्टिफिकेट। जब कैसी रहती है उसकी बात। तो एक तरह के जो बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं, नालायक लोग जो हैं, इस तरह की वाहियात बातें करते हैं बजाय समझने और सीखने के। तो मेरा उनसे ये विनम्र निवेदन है कि वो अपनी हरकतों से बाज आएँ और मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश करें, काम की बात करें। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।